गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का अध्याय 4 जिसका शीर्षक है कृषि। तिमाही परीक्षा के पहले मैंने ये पाठ की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन फिर से अभी क्योंकि सीरियली रहने से ठीक रहेगा, क्योंकि आपका जो भाग 1 पढ़ाए थे हो सकता है आप भूल गए होंगे, इसलिए इस पाठ को फिर से मैं बता रही हूँ। तो ये कृषि क्या है, आपको मालूम होगा कि भारत में 76% लगभग 60% लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। कृषि किसे कहते हैं? हम भूमि पर अनाज को उगाते हैं, उसी को कृषि कहते हैं। हमारी जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है उसको कृषि कहते हैं। उसी के आधार पर हमारे पुस्तक में जो आपका पुस्तक है भूगोल का, उसमें कृषि के बारे में जो बच्चे लोगों के बीच में जो बात हो रही है उसके बारे में बताया है कि इसमें देखेंगे जो गुरप्रीत है, मधु है और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां पर कुछ लोग वहां पर एक किसान को खेत में जुताई करते देखा, तो किसान ने उन लोगों को देखकर कहा, मैं गेहूं की फसल बो रहा हूं। गेहूं की फसल बोने पर मुझे बहुत अधिक मुनाफा होता है, क्योंकि इसकी उपज अधिक होती है और अधिक उपज होने के कारण से मैं इसे मंडी पर ले जाकर आसानी से बेच देता हूं। तो ये यहाँ पर देखेंगे मंडी किसे कहते हैं? जहाँ पर अनाज को ले जाकर हम लोग बेचते हैं, उसको जो सरकारी मूल्य के आधार पर हमको उसकी कीमत प्राप्त होती है। और फिर किसान बताए कि जो गेहूं वहाँ पर हम लोग बेचते हैं फिर वो कारखाने में जाता है, वही आटे के रूप में, बिस्किट के रूप में या फिर डबल रोटी के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो इसमें पौधे के यहाँ पर परिष्कृत उत्पाद तक का रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मतलब उसमें उस पौधे की परिष्कृत उत्पाद के रूपांतरण में 3 प्रकार की प्रक्रियाएं निर्भर होती है, जिसको हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया कहते हैं। मतलब जो हम कृषि करते हैं, कृषि करने के आधार से लेकर वो उस वस्तु के निर्माण तक का जितनी प्रक्रियाएं गुजरती हैं उसको हम ये 3 प्रक्रियाओं में गुजरती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो हम प्राथमिक क्रियाएं किसको कहते हैं? प्राथमिक क्रियाएं वे होते हैं, इसके अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं उसके निष्कर्षण से होता है, उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। और जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन के जिसमें कृषि आते हैं, मत्स्य पालन आता है और संग्रहण करने के इसके अच्छे उदाहरण होते हैं। कहने का तात्पर्य है जैसे कृषि है, मत्स्य पालन है, शिकार करना है, वनोपज प्राप्त करना है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? प्राथमिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं द्वितीयक क्रिया क्या है। द्वितीयक क्रिया क्या है? इन संसाधनों का प्रसंस्करण से संबंधित होता है। इसमें इस्पात है, विनिर्माण है और डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना, इन सभी क्रियाओं का उदाहरण होता है। द्वितीयक प्रक्रियाओं में हम किसको कहेंगे कि जो वस्तुएं हमको प्राप्त हुए हैं प्राथमिक क्रियाओं के माध्यम से, उसको हम कारखाने में ले जाकर उस वस्तु को क्या करते हैं? उसके वस्तु का निर्माण करते हैं। मतलब वो कच्चे माल की उपयोगिता को बढ़ाता है कारखाना। तो ये जो कारखाने में जो प्रक्रिया के द्वारा वस्तु का निर्माण होता है, ये द्वितीयक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और इसी के आधार पर देखेंगे इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी और कपड़ा बुनना, इन सभी क्रियाओं के उदाहरण कहलाते हैं। तृतीयक प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं द्वितीयक और तृतीयक जो प्राथमिक प्रक्रिया है और द्वितीयक प्रक्रिया के क्षेत्र में जो सेवा कार्य के द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तृतीयक प्रक्रिया। मतलब जो प्राथमिक प्रक्रिया है और द्वितीयक प्रक्रियाओं में जो प्रक्रियाएं चलती हैं उसमें लोग सेवा प्रदान करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तृतीयक प्रक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं परिवहन, बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं जो देता है वो क्या कहलाता है? बीमा। और विज्ञापन, यातायात, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? तृतीयक
तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, प्राथमिक प्रक्रिया क्या है, द्वितीयक प्रक्रिया क्या है और तृतीयक प्रक्रिया क्या है, ये आप अच्छे से अध्ययन करोगे पुस्तक से। प्राथमिक प्रक्रिया वो है जिसमें हम कृषि का या खनन के माध्यम से क्या करते हैं, वस्तु का उत्पादन करते हैं। ये प्राथमिक प्रक्रिया है जिसमें देखेंगे मत्स्य पालन भी आता है, कृषि करना भी आता है, शिकार करना भी आता है, वनोपज प्राप्त करना भी आता है। और द्वितीयक प्रक्रिया होती है जो प्राथमिक प्रक्रिया के द्वारा वस्तुएं जो प्राप्त होती है उसको हम कारखाने में ले जाकर उस वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाते हैं और उस वस्तु का निर्माण करते हैं, वे द्वितीयक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं तृतीयक प्रक्रिया क्या है। जो प्राथमिक प्रक्रिया है और द्वितीयक प्रक्रिया है, ये दोनों को सेवाएं प्रदान करता है, वो तृतीयक प्रक्रिया कहलाता है। जैसे परिवहन है, यातायात के साधन है, बीमा है, बैंक है या विज्ञापन है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, तृतीयक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कृषि। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। फसल, फल, सब्जी, फूल को उगाना तथा पशुपालन करना इसमें शामिल होते हैं। इसमें देखेंगे विश्व में 50% कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न होते हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आपको मालूम होगा कि जितनी भी सभ्यताओं का जन्म हुआ है उनमें सबसे पहले उनका प्रमुख व्यवसाय क्या चीज था, कृषि करना। कृषि करना था, पशुपालन करना था, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे पूरे विश्व का अगर लेते हैं तो 50% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वैसे ही हमारे भारत में देखेंगे 1/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जिसका प्रमुख कार्य और प्रमुख व्यवसाय होता है कृषि करना और पशुपालन करना। इसी के आधार पर देखते हैं अनुकूल स्थलाकृति मृदा, जलवायु एवं कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य होते हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वह कृषिगत भूमि कहलाती है। यहाँ पर देखेंगे अनुकूल स्थलाकृति, किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए वो अनुकूल स्थलाकृति मतलब जमीन का होना आवश्यक है, वहाँ पर के उपजाऊ मिट्टी का होना आवश्यक है, वहाँ पर उपयुक्त जलवायु का होना आवश्यक है ना। जैसे यहाँ पर देखेंगे उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में धान की फसल अधिक होती है, इसीलिए क्यों होती है, क्योंकि धान की फसल के लिए छत्तीसगढ़ की जलवायु उपयुक्त है, यहाँ की मिट्टी उपयुक्त है, यहाँ पर उसको सिंचाई के साधन मिलते हैं, तो यहाँ पर धान का उत्पादन अधिक होता है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर हम देखते हैं किसी भी चीज़ का उत्पादन अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमको क्या है, इसमें हमको उपयुक्त जलवायु का होना आवश्यक है, स्थलाकृति का होना आवश्यक है, वैसी प्रकार से उनमें सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके अनुसार क्या किया जाता है, फसलों का उत्पादन किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कृषि क्रियाकलाप विषय में उन्हीं प्रदेशों को संकेंद्रित जहाँ पर फसलें उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान होते हैं। और इसी के आधार पर देखेंगे आपके विश्व का जो दिया है तो किन किन क्षेत्रों में क्या क्या चीज़ की फसल या कृषि का उत्पादन किया जाता है ये बताया है इसमें। अब देखते हैं कृषि तंत्र क्या है। कृषि तंत्र या फिर खेती को एक तंत्र के रूप में हम देख सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक है, मशीन है और श्रमिक है। यहाँ पर देखेंगे जब हम कृषि करते हैं तो उसके लिए सबसे प्रमुख साधन क्या चीज़ होता है, मतलब कृषि करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं। तो आवश्यकताओं के आधार पर महत्वपूर्ण निवेश में हम देखते हैं एक तो सबसे पहले तो बीज है, फिर श्रमिक की आवश्यकता होती है, उर्वरक की आवश्यकता होती है और इसमें मशीनों की आवश्यकता होती है और इसमें देखेंगे पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे समय के अनुसार जुलाई में बुआई किया जाता है और बुआई करने के साथ साथ इसमें सिंचाई है, निंदाई है, कटाई है, इसकी प्रमुख क्रियाएं होती हैं। फसल को उगाने से लेकर फसल को काटने तक के बीच की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें वो संलग्न होता है कृषि कार्य करने में। ये होता है देखेंगे इस तंत्र का निर्वाहों में के अंतर्गत फसल, ऊन तथा डेयरी एवं इसमें कुक्कुटू उत्पाद किया जाता है। अब देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में देखेंगे वैसे तो हम लोग कृषि के प्रकार में 2 प्रकार की कृषि है जिसमें हम देखते हैं सबसे पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है
वाणिज्यिक कृषि। तो निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इस प्रकार की कृषि जिसमें एक कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से हम कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो निर्वाह कृषि होता है, तो निर्वाह कृषि मतलब जो कृषि करता है वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जितने अनाज का उत्पादन करता है केवल वो अपने परिवार के लिए ही करता है, उसको व्यापार करने की दृष्टि से या किसी और को देने की दृष्टि से नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं। जिसमें देखेंगे पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त होते हैं और इसके लिए यहाँ पर निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निम्न मतलब उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जाता, अधिक आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, न ही बाहर से श्रमिक लगाए जाते हैं। ये घर के लोग ही मिलकर उस कार्य को कर लेते हैं और जितना उत्पादन होता है उसको अपने साल भर के लिए रख लेते हैं ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण हो सके। इसी को हम निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। निर्वाह कृषि का पुनः ग्रहण निर्वाह कृषि तथा यहाँ पर आदिम निर्वाह कृषि के में वर्गीकृत किया गया है। अब ये जो निर्वाह कृषि है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है यह गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, इसमें किसान एक छोटे भूखंड में साधारण औजार एवं अधिक श्रम से खेती करता है और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरा मिट्टी वाले खेतों में एक वर्ष के लिए क्या करता है, वो एक वर्ष से अधिक फसलों को उगाया जा सकते हैं। चावल मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का है, दलहन है और तिलहन शामिल होता है। यहाँ पर जो कृषक होता है, निर्वाह कृषि का जो पहला प्रकार है उसमें गहन निर्वाह कृषि, जिसमें कृषक परिवार का जो सदस्य होता है वो क्या होता है, अपने ही छोटे मोटे औजारों का उपयोग करता है। वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें वो अपने तरीके से जैविक खाद या फिर रासायनिक खाद डालकर उसको भूमि को तैयार करता है और उसमें फसल का उत्पादन करता है। और वो फसल का उत्पादन करने के बाद उसमें हो सकता है कि उसको अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं तो दूसरा फसल लगाता है, नहीं तो वो फिर एक साल के बाद कृषि करता है। तो ये वाले जो कृषि होता है वो गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल या धान की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। इसको धान की खेती होने के बाद फिर खेत वैसे ही छूटा रहता है। फिर आने वाले साल में जुलाई में या जून में जब पानी गिरता है तो फिर से उसमें जुताई बुआई किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, इसमें गहन निर्वाह कृषि। आप देखेंगे अंतिम इसमें आदिम तथा निर्वाह कृषि, ये स्थानांतरित कृषि और यहाँ पर चलवासी पशुचारण के शामिल होते हैं। ये स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण होते हैं। मतलब जैसे हम लोग उदाहरण के लिए देखते हैं, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं कि एक जगह हम क्या किए, जगह को साफ किए, उसको भूमि के लायक मतलब उसमें उत्पादन करने के लायक भूमि तैयार करते हैं और वहाँ पर भूमि तैयार, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे झूम खेती किसे कहते हैं, है ना। तो वही स्थानांतरित कृषि भी कहलाती है कि झूम खेती में देखेंगे जंगलों को साफ कर वो जो लकड़ी और झाड़ पेड़ होते थे उसको वहीं पर सुखा दिया जाता था, फिर वो उसमें आग लगा देते थे। जब वो जलकर राख हो जाता था और राख होने के बाद उसमें जम जाता था पानी गिरने से, और फिर उसमें उन लोग बीज बिखेर देते थे ताकि वो पानी गिरने से दब जाए और बीज फिर क्या हो जाए, तुरंत हो जाए। एक साल फसल होने के बाद, 2 साल फसल होने के बाद वो कृषि वहाँ पर क्या होता था, उसकी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती थी। तो वहाँ से फिर वो लोग क्या कर लेते थे, अपना वो स्थान को छोड़ देते थे और फिर जाकर दूसरे जगह में कृषि करना प्रारंभ कर देते थे। इसी को इसमें स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं हम लोग। इसमें देखेंगे अमेजन वैलीज में यहाँ पर सघन तथा वन क्षेत्रों में यहाँ पर कटिबंध अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्व भारत के भागों में यह प्रचलित है। ये भारी वर्षा वाले वनस्पति के तीव्र पुनर्जागरण वाले क्षेत्र में होते हैं, जिसमें वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ कर दिया जाता है तथा
तब राख और मृदा को मिला दिया जाता है और उसमें मक्का है, रतालू है, आलू है और कसावा है जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह भूमि को छोड़कर दूसरी जगह जाकर वह कृषि करना प्रारंभ कर देते थे। तो ये वाला कृषि क्या कहलाता है? अपना ये कहलाता है स्थानांतरित कृषि। अब देखते हैं हम लोग जलवासी पशुचारण। सहारा तथा अर्ध शुष्क तथा शुष्क प्रदेशों के मध्य में एशिया तथा भारत के कुछ भागों में कुछ भागों जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर ये कृषि प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं? पशुचारण या पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक का क्या करते हैं? वो लोग आना जाना करते हैं। मतलब पशुचारण कृषि पशुपालन करते हैं और वो पशुओं की चारागाह की प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते हैं। ये खास करके देखेंगे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, इन क्षेत्रों में अधिक हमको देखने को मिलता है। पशुचारक मुख्यतः भेड़ है, ऊँट है, मवेशी है, याक है तथा बकरियां पालते हैं। ये पशुपालकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य चीज़ों का उत्पादन करते हैं। तो हम ये जो होता है, जो पशुपालन भी एक प्रकार का व्यवसाय होता है। पशुओं को यहाँ पर देखेंगे इसमें देखेंगे कि पशुओं को पाला जाता है। पशुओं को पालने के लिए वो लोग क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं और उनको दूर दूर तक चराने के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पर उनको चारागाह प्राप्त होता है। और ये पशुओं से जो प्राप्त होते हैं उनको जो भी चीज़ें जैसे खाल है, बाल है, हड्डी है और इसमें का जो चीज़ होता है उसके लिए वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों का निर्माण करते हैं। जिसमें देखेंगे इसमें मवेशी, याक, बकरी अधिकांश करके पालते हैं, जिससे वे दूध है, मांस है, ऊन है, खाल और अन्य उत्पाद पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो ये क्या कहलाया? आपका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आया था। जिसमें देखेंगे निर्वाह कृषि के अंतर्गत आया था गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। तो बच्चों आज हम लोग इसका भाग 1 पढ़े हैं। हालांकि ये वाला अध्याय शुरुआत तो हो गया था, किंतु बहुत दिन होने के कारण से उसको फिर से मैं शुरुआत करी हूँ, ताकि आपका ये क्लास सीरियली चलते रहे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि भाग 1 तो पढ़ा चुके हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आज फिर से ये वाला पार्ट शुरू करके मैं आज शुरुआत करके आपको समझाई हूँ। तो हम लोग आज भाग 1 पढ़े हैं खाली निर्वाह कृषि के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। तो आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करोगे, छोटा छोटा प्रश्न उत्तर निकाल कर लिखोगे और अपनी कॉपी को कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद आपको जो भी चीज़ बचा होगा उसमें अगर नहीं हुआ होगा तो मैसेज करके आप पूछ सकते हो। फ़ोन नंबर आप लोगों के पास है। जो भी कॉपी कंप्लीट नहीं होगी उसका सिलेबस जहाँ तक हो गया है, आपका जहाँ पर छूटा है उसको बता दोगे तो हम लोग भेज देंगे, ठीक है। लेकिन अपनी कॉपी पूरी तरह से कंप्लीट करके आप रखेंगे और पुस्तक को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।